जेट ब्लू का एक एयरक्राफ्ट मैक्सिको से न्यूयॉर्क जा रहा था और उसमें अनकमांडेड पिच डाउन एक्टिविटी हुई। मतलब पायलट ने कोई इनपुट नहीं दिया, एयरक्राफ्ट ने अपने आप नोज डाउन कर दी और नीचे प्लमेट कर गया। An urgent software fix for one of the most popular passenger planes in the world. It happened on JetBlue Flight 1230 over the Gulf of Mexico. We felt like we were free falling for a second. Just learning that a JetBlue flight had to be diverted to Tampa. Some airlines having to work on a software fix for the Airbus A320. 3 पैसेंजर्स को चोट भी लगी और इस इशू ने पूरी दुनिया में खड़कम मचा दिया कि एयरबस की फ्लाइट में ऐसा कैसे हो गया। A flight control issue at least 3 people injured. That issue contributed to a sudden drop in altitude of a JetBlue plane last month that left at least 15 people injured. ये पहले बोइंग में हो चुका है। बोइंग 737 MCAS का जब सॉफ्टवेयर इशू आया था और वो डेडली क्रैश थे। एयरबस ने एक इमरजेंसी एयरवर्दिनेस डायरेक्टिव इशू किया सारे एयरलाइंस को कि सारे के सारे एयरबस 320 ग्राउंड कर दिए जाएं। Airbus has ordered immediate repairs to 6,000 of its A320s. और ये किस वजह से हुआ? Airbus says intense solar storms could cause pilots to temporarily lose control. एक कंप्यूटर होता है ELAC डायरेक्टली पिच डाउन एटीट्यूड देता है एयरक्राफ्ट को अपने आप। दिस कैन बी वेरी डेंजरस के बारे में बात करेंगे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। गाइस, मेरा नाम है गौरव तनेजा एंड आई हैव फ्लोन दिस सेम एयरक्राफ्ट फॉर 10 years इन माय करियर एंड मैं इस एयरक्राफ्ट को काफ़ी अच्छे तरीके से समझता हूँ। देखिए, एक किसी भी एयरक्राफ्ट का पायलट ने जब इनपुट नहीं दिया नीचे जाना भाई एक बहुत चिंता की बात है, क्योंकि आजकल देखो सब कुछ हमारा इलेक्ट्रॉनिक है और सब कुछ वाईफाई से कनेक्टेड है। हमारा जहाज़ तो बहुत दूर की बात है, फ़ोन, फ्रिज, माइक्रोवेव, टीवी, वॉशिंग मशीन सब कुछ चलता है। तो भाई ये इंटरफेरेंस हो क्यों रहा है हमारी टेक्नोलॉजी के साथ? देखो समझो, पहले एक टेक्नोलॉजी थी जो कि बेसिक, मतलब कि पायलट ने अगर कुछ इनपुट दिया ऐसे उसने खींचा पीछे तो एयरक्राफ्ट उतना ही ऊपर जाएगा। उस मैकेनिकल लिंकेजेस होती थी कि मैं एक वायर को एक्स मूव किया तो वो सिग्नल मैकेनिक्स के थ्रू, मतलब वायर्स के थ्रू और लिंकेजेस के थ्रू, मतलब मैकेनिकल लिंक होता था, किसी एक एयरक्राफ्ट सरफेस तक जाएगा गियर सिस्टम के द्वारा। समझ लो जैसे अपना आज भी बाइक में गियर होती है, तार वार होती है ना, एक्जैक्टली ब्रेक मारते तार से सिग्नल जाता है, प्रेशर जाता है। अब वो हो चुका है फ्लाई बाय वायर। भाई सारे एयरक्राफ्ट अब फ्लाई बाय वायर है, मतलब कि मैकेनिकल लिंकेजेस है नहीं। मैं अगर इनपुट दे रहा हूँ तो थ्रू अ वायर एक कंप्यूटर पर जा रहा है। अब कंप्यूटर अपना कैलकुलेशन करेगा और उस सरफेस को उतना इनपुट देगा वो। इट इज़ नॉट दैट कि मैंने यहाँ पे x दिया तो वो 2x या 3x होके जाएगा। भाई कंप्यूटर की मर्जी है। अब वो ये भी देखता है कि मैंने इतना पीछे किया तो पुराने जहाज़ में इतना का इतना ही पीछे जाएगा, नए जहाज़ में वो इतना पीछे किया तो मैं उसको ऐसे पीछे कर रहा हूँ या ऐसे कर रहा हूँ। तो रेट भी देखता है कि कितना तेज़ किया, तो वो सब कैलकुलेट करके अब वो भेजता है। तो उसको बोलते हैं फ्लाई बाय वायर। तो ये जो कंप्यूटर जिसमें मेल फंक्शन हुआ इसको बोलते हैं ELAC, विच इज़ एलिवेटर एंड एलरॉन कंप्यूटर। इसमें मेल फंक्शन हुआ है। दिस इज़ अ परफेक्ट एग्जांपल। ये जो आप पीछे देख रहे हो ना एलिवेटर, ये जो पूंछ में छोटा सा टेल होता है भाई ये होता है एलिवेटर बोलते हैं इसको। और ये जो पंख में देख रहे हो आप एलरॉन। सो जो एलिवेटर होता है वो जहाज़ की नोज़ अप या डाउन करेगा और जो एलरॉन होता है वो जहाज़ को लेफ़्ट या राइट करेगा। समझ रहे? तो ये कंप्यूटर ELAC काफ़ी इंपॉर्टेंट कंप्यूटर होता है। तो लेफ्ट राइट हमें कहाँ जाना है और अप डाउन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि भाई टेक ऑफ, लैंडिंग, डिसेंट, क्लाइंब ये ELAC कंट्रोल करता है। इसका फंक्शन फेल हो गया और इसने जहाज़ को पिच डाउन कमांड दे दिया अपने आप बिना पायलट के पूछे। और इसमें सब, मतलब ऑटो पायलट, यूजुअली कोई भी फेलियर होता है ऐसा उल्टा सीधी चीज़ें होती है जहाज़ में तो ऑटो पायलट डिसएंगेज होता है। तो अगर पायलट से आपस में बात कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, बाहर देख रहे हैं, कुछ भी कर, लंबी फ्लाइट है तो एक ऑटो पायलट डिसएंगेज हुआ, ट्रिंग ट्रिंग ट्रिंग, कॉकपिट में घंटी बजती है तो आप अलर्ट हो जाते हैं। यहाँ भाई ना कोई घंटी बजी ना कुछ, घंटा ही बज गया सीधा आपका। इसमें जो EASA है जो कि यूरोप की अथॉरिटी है भाई, उसने एक फंक्शन दिया है कि दिस कंडीशन, कितनी सीरियस कंडीशन है, इफ़ नॉट करेक्टेड कुड लीड इन अ वर्स्ट केस सिनेरियो टू अ अनकमांडेड एलिवेटर मूवमेंट दैट में रिजल्ट इन एक्सीडिंग द एयरक्राफ्ट स्ट्रक्चरल कैपेबिलिटी। पुराने जहाज़ों में हम जिसमें सीखते हैं, जिसमें मैंने आसमान में भारत फ्लाई किया था, जो मैं करता हूँ छोटा जहाज़ फ्लाई, उसमें अगर मैं पूरा खींचूंगा ना भाई तो एयरक्राफ्ट का दिमाग नहीं है, वो पूरा ऊपर हो जाएगा, स्टॉल हो जाएगा। पूरा नीचे करूँगा तो नीचे क्रैश हो जाएगा। जो पायलट इनपुट देगा वो एयरक्राफ्ट फुल लेगा क्योंकि उसका दिमाग ही नहीं है। नए एयरक्राफ्ट में अब दिमाग है एयरक्राफ्ट के पास, क्योंकि वो कंप्यूटर लगा हुआ सोचता है वो। तो पायलट पूरा ऊपर खींचेगा ना, नहीं जान देगा वो, क्योंकि उसमें
एक शील्ड लगी हुई है जिसको हम बोलते हैं प्रोटेक्शंस इन द एयरक्राफ्ट. सो दीज एयरक्राफ्ट आर स्मार्ट. बट यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मे रिजल्ट इन एक्सीडिंग एयरक्राफ्ट स्ट्रक्चरल कैपेबिलिटी. तो ये बहुत ही डेंजरस है. हुआ क्यों? ये बोल रहे हैं कि भाई सोलर रेडिएशन होती है, वहाँ से कुछ इनपुट हो गया और सॉफ्टवेयर खराब हो गया. अभी तक जो मैंने आपको बताया वो आपको इंटरनेट पे, न्यूज़ चैनल पे कहीं ना कहीं मिल जाएगा. बट आई डग डीप एंड थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा कि हाँ, कुछ ऐसा मैं आपको बताऊँगा जो आपको और कहीं नहीं मिलेगा. तो यार एयर फ्रांस का एक एक्सीडेंट था. उसमें क्या हुआ कि एंगल ऑफ अटैक प्रोब्स के ऊपर बर्फ जम गई. एयरक्राफ्ट का एंगल ऑफ अटैक नॉर्मल था. कंप्यूटर रॉन्ग इंडिकेशन दे रहा था कि मेरा एंगल ऑफ अटैक कम हो रहा है. अब एंगल ऑफ अटैक क्या होता है कि आपका जहाज ऐसे जा रहा है और विंड से कितना एंगल बनता है, बेसिक समझाऊंगा. कितना एंगल बनता है आपके विंग्स और विंड के बीच का, तो एंगल ऑफ अटैक होता है. और जहाज में लगी होती है एंगल ऑफ अटैक प्रोब जो कि मेजर करती है इसको. जब एंगल ऑफ अटैक इंक्रीज होगा तो लिफ्ट बढ़ती जाएगी. ज़्यादा एंगल ऑफ अटैक ज़्यादा लिफ्ट, ज़्यादा एंगल ऑफ अटैक ज़्यादा लिफ्ट. बट एक पॉइंट पे आके वो लिफ्ट रुक जाती है. उसके ऊपर जब एंगल ऑफ अटैक बढ़ेगा तो भाई लिफ्ट डिक्रीज होती है और उस पॉइंट को बोलते हैं क्रिटिकल एंगल ऑफ अटैक. उसके बाद स्टॉल हो जाता है. अब पायलट्स उसको बढ़ा रहे हैं लेकिन एंगल ऑफ अटैक 15 डिग्री से ऊपर कभी गया ही नहीं और पायलट ने उनको खींच के 40 कर दिया क्योंकि उसको रॉन्ग इनपुट आ रहा था. पायलट ने इतना ऊपर खींच दिया कि एक्चुअल में वो एयरक्राफ्ट स्टॉल कर गया. बोइंग में भी ऐसा हो चुका है कि अनकमांडेड सिग्नल आया और वो पूरे क्रैश हो गए. बोइंग 737 में उसमें ये मैन्यूवरिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑगमेंटेशन सिस्टम, इसमें भी भाई कोई सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम थी और वो पूरी बोइंग की दिक्कत थी. जब ये क्रैश हुआ बोइंग ने इसको पायलट एरर पे डाल दिया. फिर इन्वेस्टिगेशन हुई, 2 साल बाद पता चला नहीं भाई ये बोइंग की दिक्कत थी. वो सॉफ्टवेयर अपने आप पिच डाउन एटीट्यूड दे रहा है और पायलट उसको फाइट करके भी पिच अप नहीं कर सकता एंड वो फेटल हो गया. कमिंग बैक टू व्हाट आई वाज सेइंग, ये जो 2 केस मैंने आपको बताया एयरबस और बोइंग केस में सॉफ्टवेयर की दिक्कत थी जो मैन्युफैक्चरर की तरफ से आई थी. लेकिन अभी जो हुआ है सोलर विंड की वजह से, इसमें सन बीच में कहां से आ गया ये जानते हैं. बट उसको जानने के लिए हमें एक स्टोरी जाननी जरूरी है. बेल्जियम में एक बार इलेक्शंस हुए थे और वहां पे एक कैंडिडेट थी, उनको 4096 वोट्स एक्स्ट्रा मिल गए थे. जब पता लगाया गया सिस्टम में कोई फॉल्ट नहीं थी, सॉफ्टवेयर में कोई फॉल्ट नहीं थी, हार्डवेयर में कोई फॉल्ट नहीं थी. जब बहुत ज़्यादा इसमें डीप डाइव हुई तो पता चला कि जो कंप्यूटर्स होते हैं वो वर्क कैसे करते हैं बाइनरी 1 और 0 में. बट बहुत रेयर ऐसा होता है कि जब सोलर विंड इतनी ज़्यादा चलती है, जब सोलर फ्लेयर्स चलते हैं तो वो एक रेडियो एक्टिव मटेरियल अर्थ तक भेज देते हैं. और वो बहुत कम ऐसा होता है कि अर्थ के इतने डीप एटमॉस्फेयर को पेनिट्रेट कर जाए. और बोलते हैं कि उस दिन भी कुछ कॉस्मिक रेज थी एंड वो अर्थ को पेनिट्रेट कर दी और उसने कंप्यूटर के वो वाले बाइनरी चैनल को 0 से 1 फ्लिप कर दिया. तो उनको 4096 एक्स्ट्रा वोट्स मिल गए जो कि 2 to the power of 12 होता है, विच कन्फर्म्स कि ये बाइनरी का चक्कर हुआ है. डिस्कस किया हुआ है एक यूट्यूबर ने जिनका चैनल है वेरिटैस, विच इज़ वन ऑफ माई फेवरेट यूट्यूब चैनल्स, वो आप जाके देख सकते हैं. एंड उन्होंने ये भी प्रेडिक्ट किया हुआ है कि एयरक्राफ्ट में भी हो सकता है. उनका पहला ओपनिंग लाइन ही ये था, इमेजिन एयरक्राफ्ट गोइंग डाउन, एंड इट वाज अमेजिंग वीडियो. जब ये सोलर एक्टिविटीज़ होती हैं तो अर्थ तक ये उतनी पहुंच नहीं पाती क्योंकि अर्थ का बहुत थिक एटमॉस्फेयर होता है. जब ये कॉस्मिक पार्टिकल्स भी पहुंचते हैं तो ये वहाँ तक पहुँचे फिर अर्थ के एटमॉस्फेयर से टकरा के अपनी एनर्जी वो लूज कर देते हैं. तो बोलता है येस, हाई ऑल्टीट्यूड सोलर रेडिएशन कैन बी डेंजरस ड्यू टू इंक्रीज यूवी रेडिएशन, पोटेंशियल फॉर आई स्किन डैमेज. तो स्किन के लिए, सबके लिए तो डेंजरस है ही, क्योंकि हम जब फ्लाई करते थे हमारे जो सीनियर कैप्टन से बोलते थे भाई फुल शर्ट पहन के बैठा करो, तुम लोग शर्ट बन के आ जाते हो बॉडी दिखाने के लिए हाफ शर्ट पहन के. नहीं भाई ये सब नहीं चलेगा और एयरक्राफ्ट को कवर कर दो. बिकॉज अब आप उस प्रोटेक्शन लेयर के ऊपर जाके फ्लाई कर रहे हैं. जो पैसेंजर्स हैं ऐसे खिड़की खोल के बहुत ज़्यादा अपना धूप सेकते, सन देखते हैं, ठीक है थोड़ा बहुत देखा, बट ज़्यादा ऊपर सन रेज लेना इज़ नॉट गुड फॉर द ह्यूमन बॉडी. जैसे अर्थ में भी कुछ एक्टिविटीज़ होती है, कभी वॉल्केनो आ गया, वैसे सन में भी सोलर विंड्स चलती हैं. और जब सोलर विंड्स चलती हैं तो सन एमिट करता है अल्फा पार्टिकल. देखिए गूगल अगर आप करेंगे तो ये द सन एमिट्स अल्फा पार्टिकल्स जो कि विच आर हीलियम न्यूक्लियाई एज अ पार्ट ऑफ द सोलर विंड. 1911 में विक्टर हेस ने वो एक बैलून लेके चले गए. उन्होंने कहा कि यार धरती के पास तो काफ़ी ज़्यादा रेडियो एक्टिव मटेरियल है. इलेक्ट्रोमीटर वो धरती के ऊपर लेके गए तो उनको लगा कि यहाँ पे कम होना चाहिए, बट वो ऊपर गए तो बहुत कम नहीं हुआ, सेम ही था. तो फिर उन्होंने कहा कि इसको सोलर एक्लिप्स जिस दिन लगेगा उस दिन लगाते, उस दिन फ़र्क नहीं पड़ा. तो फिर ये जाना गया कि भाई सन से नहीं आते ये, जिस दिन सन में सोलर एक्टिविटी हो. कोई सोलर एक्टिविटी अब कब कैसी हो सकती है, वही एयरबस ने भी कहा कि सोलर एक्टिविटी से हुआ है. तो जब सोलर एक्टिविटी होती है तो वहाँ से अल्फा पार्टिकल्स आते हैं और वो किसी भी कंप्यूटर में जाके किसी भी कंप्यूटर को ख़राब कर सकते हैं. आपका नॉर्मल कंप्यूटर को भी वो अजीब सा बिहेव करेगा, कुछ भी कर सकता है, वो कुछ भी ग्लिच आ सकता है अच्छे से अच्छे कंप्यूटर में. एयरबस जहाज़ के कंप्यूटर में वो चला गया और उसने
नोज डाउन। हालांकि इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है सोलर एक्टिविटी की। देखिए, न्यू फिजिकल मैकेनिज्म फॉर सॉफ्ट एरर्स इन डायनामिक मेमोरीज। ये है अल्फा पार्टिकल इंड्यूस अपसेट्स इन एडवांस सीमॉस सर्किट्स एंड टेक्नोलॉजी। सिंगल इवेंट अपसेट्स कॉज्ड बाय अल्फा पार्टिकल्स इन IBM सर्किट्स एंड टेक्नोलॉजी। देखिए, कंफर्म कर रहे हैं, while both alpha particle and cosmic radiation can induce upset, alpha particle into upset rate has become an increasingly important issue. So this is the entire crux कि कुछ सोलर एक्टिविटी हुई, उसने अल्फा पार्टिकल फेंका। अल्फा पार्टिकल एक चार्ज पार्टिकल होता है जिसको आप बोल सकते हैं कि जो रेडियो एक्टिव मटेरियल होता है वहीं से निकलता है। वो अल्फा पार्टिकल किसी भी कंप्यूटर में जाएगा तो कुछ भी कर सकता है। जैसे बेल्जियम में जिस दिन वोटिंग हो रही थी, वहाँ पे उसने एक वोटर के 4000 वोट्स बढ़ा दिए। एक बार कोई बंदा मारियो गेम खेल रहा था, उसके मारियो को उसने नेक्स्ट लेवल जंप करा दिया। All it does is it switches the binary from 0 to 1। किसी भी पहले का कर देगा 2 to the power 1, 10वें का कर देगा 2 to the power 10, तो उस हिसाब से वो नंबर चेंज हो सकता है। एंड इस इलैक कंप्यूटर में, इस एयरबस के जेट ब्लू में, वो कहीं तो अल्फा पार्टिकल घुसा होगा, उसने कुछ ट्रिगर किया होगा, सिस्टम में कुछ चेंज हुआ होगा, उसने एयरक्राफ्ट को बोला होगा नोज डाउन, उसने डाइव किया। एयरबस ने इसको बोला कि अभी पुराने वाले सॉफ्टवेयर अपडेट पे जाते हैं। बट भाई, दिस इज़ इट, दिस इज़ साइंस, कभी भी कुछ भी हो सकता है, दिस इज़ नेचर। क्या कब हो जाए, वी डोंट नो। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना ख्याल रखें, बाय।